स्थित है। जैसे सर्प है, सर्प जिस प्रकार से अपनी अनुपस्थिति या उपस्थिति का जो है भान नहीं होने देता, उसी प्रकार से राहु भी अपनी स्थिति का भान होने नहीं देता है। और जब इसकी दशा प्रारंभ होती है तब जो है जातक पे अपना प्रभाव अलग अलग भावों में बैठ के या भाव से इस उपस्थित चीजों में न्यूनता ले आके, आक्रामकता ले आके वहाँ की अकस्मात वृद्धि को जो है रोक देता है। चलते हैं, आप लोगों को बहुत चीजें हमने बता चुकी हैं पहले भी। अब पता करते हैं कि किस भाव में राहु स्थित है, क्या फल देता है, और जब उसकी दशा प्रारंभ होती है तो इसका क्या प्रभाव जातक पे पड़ता है। पंचम भाव तक हमने आप लोगों को बता दिया था, आज छठे भाव से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार हों। छठे भाव में स्थित राहु की दशा में, छठा भाव 6, 8, 12 अशुभ भाव भी बताए गए हैं। शत्रु का भाव है छठा भाव, रोग का भाव है। छठे भाव में स्थित राहु की दशा में जातक को चोर, अग्नि व राजा से कष्ट, चोर, अग्नि व राजा से कष्ट। अब भगवान इस स्थिति में कोई राजा तो है नहीं, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं, यानी कि प्रशासनिक सेवा या उच्चस्थ अधिकारी, मंत्री, इन सबों की जो हम आकलन करते हैं वह जो है राजकीय विभाग ही कहते हैं। मतलब जितने भी सरकारी विभाग हैं, ठीक ना, उन सभी सरकारी विभाग से यह जो है राजकीय चीजों का निर्णय करते हैं। और जो भी उस सरकारी विभाग में हमारे पदाधिकारी स्थित हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितने भी हमारे डीएम हो गए, एसडीओ हो गए, सीओ हो गए, बीडीओ हो गए, इन सबों को राजा तुल्य जो है माना गया। तो छठे भाव में स्थित राहु की दशा में जातक को चोर, अग्नि और राजा से कष्ट, यानी कि उससे संबंधित पदाधिकारी से कष्ट। संचित धन का नाश, संचित धन का नाश, मधुमेह, मधु भी कहते हैं, भीतरी फोड़ा। आवाज गुरु की आवाज नहीं आ रही है। क्लियर? गुरुजी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही जी। एक मिनट, थोड़ा सा भगवान आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। गुरुदेव आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। अभी आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है। अभी भी कट रही है भगवान? अभी कट रही है? अभी कट रही है? जी आ रही है। तो आगे चले भगवान, आगे चले, आवाज आ रही है। छठे भाव में स्थित राहु की दशा, छठे भाव में स्थित राहु की में, छठे भाव में स्थित राहु की दशा में जातक को चोर, अग्नि, छठे भाव में स्थित राहु की दशा में जातक चोर, अग्नि, राजा। गुरुदेव आज की आवाज, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, फिर फंस रही है। आवाज एकदम नहीं आ रही गुरुदेव।
गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। ठीक है प्रभु जी, गुरु जी लिफ्ट हुए हैं, अभी जुड़ेंगे, आवाज आएगी, आप लोग धैर्य बना के रहें कक्षा में। आनंद जी 7:15 बजे के बाद कक्षा में किसी को ज्वाइन नहीं करना। गुरुदेव नेटवर्क आपका आज ठीक नहीं है, आवाज एकदम नहीं आ रही है। आवाज अभी अभी साफ नहीं आ रही गुरुजी, कट आवाज कट अभी के। साफ नहीं आ रही गुरुजी, कट कट के। आवाज स्पष्ट गुरुदेव नहीं आ रही अभी। राहुल गुरुजी प्रणाम। राहुल गुरुजी प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अरुण जी, जी जी गुरुदेव। 5 दिन की प्रश्न के आपको अटेंडेंस लिखनी, जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं और नहीं होते उनको छुट्टी के आपकी सूची बनाएगा। ठीक गुरुदेव, मैं बनाता हूँ, मैं सूची बना के भेजता हूँ आपके पास। आपके पास बना के आज से मैं 5 दिन का डिटेल आपको भेजूंगा। जी जी जी। जी आप चिंता न करें। अरुण गुरुजी आवाज इको हो रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, इको हो रही है। ठीक है प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग चर्चा न करें विशेष। अरुण जी कुछ बोल रहे थे क्या? 5 दिन का वो ब्यौरा देना है, गुरुदेव बोले 5 दिन का अटेंडेंस देना है, उसको थोड़ा आनंद जी आप भी हमारा थोड़ा सहयोग करेंगे। आज से लेके 5 दिन तक का हमको अटेंडेंस चाहिए। आपको अभी बना के ना मैं 7-8 बजे आपको भेज दूंगा। हाँ 5 दिन के ब्यौरा बोले तो थोड़ा बता दीजिएगा क्या करना है। ठीक कोई ना। आवाज आ रही है अभी? जी जी गुरुदेव आवाज आ रही है। चलिए, तो जब तक आवाज आ रही है आप लोग ठीक है। अभी तो कोई समस्या नहीं गुरुजी अपना माइक म्यूट कीजिए। अभी कोई समस्या नहीं ना आवाज में? बिल्कुल नहीं। आवाज आ रही है। चलिए, 8वें भाव में स्थित राहु की दशा में, 6ठे भाव में स्थित राहु की दशा में चोर अग्नि राजा से कष्ट, चोर अग्नि राजा से कष्ट, संचित धन का नाश, संचित धन का नाश, मधुमेह,
मधुमेह, भीतरी फोड़ा, भीतरी फोड़ा, पित्त रोग, पित्त गुरुजी रोग, मधुमेह की बात बताना जी। भीतरी फोड़ा अल्सर बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे जो है सो सूजन हो जाता है, जो कभी कभी अल्सर अल्सर पेट के अंदर होता है वो सब, हाँ। हाथ के पास। पित्त रोग या त्वचा विकार, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, त्रिदोष होते हैं पित्त, वात, कफ। तो जब छठे भाव में राहु स्थित होता है तो पित्त विकार होते हैं, ठीक ना। अब पित्त विकार से जातक पीड़ित होता है। छठा भाव रोग का भी कारक है, शत्रु का भी कारक है। तो जातक को यदि कोई राहु ने बताया है आप लोगों को कि राहु अपनी उपस्थिति का भान किसी को होने नहीं देता है, और जहां पे रहता है उस भाव में अशुभता ले आता है। छठा भाव रोग का भी कारक है, शत्रु का भी कारक है। तो दोनों ही रोग और शत्रु दोनों ही जातक के मृत्यु कारक हैं, है ना। तो मृत्यु नष्ट की भी प्राप्ति ना भाव से हम लोग रोग का विचार, ठीक ना, जो हमारे अगेंस्ट में होते हैं, ओपोजिशन इत्यादि होते हैं, उन सभी का विचार करते हैं। तो हमारे जो अनुकूल नहीं होती चीजें हमें कब पहुंचता है। और रोग और शत्रु दोनों ही जातक के लिए मृत्यु के समान है, मृत्यु देने वाले हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं। और चूंकि राहु वहां पर उपस्थित है तो उस भाव में अशुभता आएगा ही, अशुभ भाव में अशुभता और बढ़ जाएगी, तो जातक पीड़ित हो जाएगा। और जातक जब पीड़ित होगा तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट इत्यादि की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्लियर है। जी गुरुदेव। चलिए सप्तम भाव की स्थिति। सप्तम भाव पार्टनरशिप, स्त्री, बिजनेस, इन सब का गुरुदेव प्रणाम। आनंद रहिए प्रभु जी। थोड़ा मुझे अस्पष्ट हुआ कि अशुभ गौरी भाव जी, में अशुभ ग्रह। गौरी भट्ट जी, आवाज हमारी आ रही है आपको? जी 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 प्रभु जी, कक्षा के लास्ट में 10 मिनट का समय दिया जाता है, उसके बीच में आप लोग प्रश्न किया करें प्रभु जी, बीच में कक्षा को बाधित न करें। आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 10 मिनट का जो प्रश्न काल होता है उसमें अपना प्रश्न करें। उसको नोट कर लीजिए प्रभु जी, आप कहें जो प्रश्न आपका बनता है उसको नोट कर लीजिए और 10 मिनट में आप गुरुदेव से पूछ लीजिएगा, ठीक है गुरुदेव? आगे चले आप। चलिए गौरी दत्त जी, आप बुरा ना मानिएगा प्रभु जी, लेकिन लास्ट में इन चीजों का जो है सो हम लोग जिक्र करेंगे, प्रश्न का होता है समय। सप्तम भाव की, सप्तम भाव। और दूसरी बात कि आप लोग अनुशासन भी भूल गए हैं प्रभु जी, बिना हैंड रेस किए हुए आप लोग माइक खोल के तुरंत बोलना शुरू कर दे रहे हैं। जो भी सिस्टम कक्षा का बनाया हुआ उस सिस्टम के मुताबिक आप लोग चले। भगवान आप लोगों से, देखिए अरुण जी एक मिनट आप म्यूट रहिएगा। आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं प्रभु जी कि आप लोग अंत तक बने रहें। बहुत सारी चीजें हैं कि प्रश्न काल में भी हम लोग सीखते हैं, ठीक ना। तो आप लोग अंत तक बने रहें, बहुत सारे कुछ अनाउंसमेंट हमको भी करने हैं, ठीक है। तो उन सभी चीजों को सुनने के लिए, जानने के लिए आप लोग अंत तक बने रहें, ठीक ना। लास्ट में होगा उसमें आप लोगों से कुछ चीजें बतानी है, आप लोग उस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप, स्त्री जातक है तो उसके पति का कारक, पुरुष जातक है तो उसकी पत्नी का कारक, बिजनेस, लाइफ पार्टनर या किसी प्रकार की पार्टनरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप को आप लोग क्या बोलते हैं, दो लोगों के बीच में जो भी संबंध मित्र आदि का जो भी व्यवहार होता, साझेदारी, तो इनका कारक है। तो यहाँ पर राहु स्थित है होता है तो जरूर किसी न किसी प्रकार से इनमें अशुभता आती है, ठीक है। तो इन अशुभताओं को जानने के पश्चात
जब राहु की दशा स्थित है, सप्तम भाव में राहु स्थित है और राहु की ही दशा प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो किस प्रकार अशुभता ले आता है, इन चीजों को देखिए। सप्तम भाव में स्थित राहु की दशा में जातक को स्त्री हानि। अब पुरुष जातक है तो उसके लिए स्त्री की हानि होगा, स्त्री जातक है तो उसके लिए पुरुष की हानि, ठीक ना। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, कृषि का नाश, यानी कि कृषि से संबंधित जो भी लोग हैं, राहु की दशा चल रही है, राहु उनके सप्तम भाव में स्थित है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि कृषि से संबंधित चीजों में न्यूनता आएगी, ठीक ना। उनके मन मुताबिक खेती अच्छी नहीं होगी। भाग्य की कमजोरी, भाग्य की कमजोरी, सर्पादी जंतुओं से भय, सर्पादी जंतुओं से भय। अब सर्पादी जंतुओं से भय सप्तम भाव मार्केश भी कहलाता है, ठीक ना। मार्केश का निर्णय भी हम लोग द्वितीय और सप्तम भाव से देख के करते हैं, इसलिए भय से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सब का निर्णय भी सप्तम भाव से। जब वहां पर राहु स्थित है तो कहीं ना कहीं वहां पर अशुभता ले आएगा। धन पुत्र की हानि, धन पुत्र की हानि, धन का नाश होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, यानी कि जो मार्केश की स्थिति हमने कही, ये सारी चीजें हम वहां पर निर्णय करेंगे। तो सप्तम भाव में मोटा मोटी यह जान लीजिए आप लोग कि सप्तम भाव में स्थित यदि राहु है तो उस भाव में अशुभता लाएगा और उस भाव के जितने भी कारकत्व हैं सब में न्यूनता ले आएगा, प्रभावहीन करेगा उसको। और स्त्री पुत्र की हानि, कृषि संबंधित, विदेश यात्रा, ठीक है, मृत्यु तुल्य कष्ट, ये सारे जातक को संभव है। अष्टम भाव की हम चर्चा करते हैं। सप्तम भाव क्लियर है? जी भगवान। जी गुरु जी। अष्टम भाव, अष्टम भाव में राहु की स्थिति होने से, यानी कि अष्टम भाव में राहु जन्म पत्रिका में स्थित है और साथ ही साथ राहु की दशा चल रही है, तब अष्टम भाव से हम मृत्यु इत्यादि का निर्णय करते हैं, इसलिए जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होगी। या किस प्रकार से मृत्यु होगी यह भी यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं। पुत्र व धन की हानि, पुत्र व धन की हानि, अष्टम भाव में स्थित राहु की दशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट, पुत्र व धन की हानि, अपने लोगों परिवारजनों, अपने लोगों परिवारजनों या अन्य लोगों के कारण विशेष कष्ट, अपने लोगों के कारण, परिवारजनों के कारण या अन्य किसी के कारण विशेष कष्ट पहुंचेगा। पशु से चोट संभावना है, पशु से चोट संभावना है। भय तथा घर से बाहर, भय तथा घर से बाहर रहने का मजबूरी, यानी कि स्थान का परित्याग, भय तथा घर से बाहर रहने को मजबूर करेगा। राहु जब अष्टम भाव में स्थित हो और राहु की महादशा चल रही है जातक के ऊपर, तो घर से बाहर रहने को मजबूर करेगा, पशु से कष्ट पहुंच सकता है, पशु से चोट लग सकता है, भय की वृद्धि हो सकती है, स्वजनों परिवारजनों या अपने जितने भी जो भी बंधु हैं, स्वजनों परिवारजनों से कष्ट संभव है। जिसको आप अपना समझते हैं वो आपको कहीं ना कहीं कष्ट देगा।
धन की हानि कराएगा, पुत्र व धन की हानि होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट भी संभव है। क्लियर है? जी भगवान। नवम भाव, नवम भाव में राहु की दशा में, यानी कि नवम भाव में हमारा भाग्य का कारक, धर्म का कारक नवम भाव, नवम भाव में राहु की दशा में माता पिता का वियोग, माता पिता का वियोग, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, बुजुर्गों व बंधुओं की हानि, बुजुर्गों व बंधुओं की हानि, समुद्री क्षेत्र की यात्रा, समुद्री क्षेत्रों की यात्रा तथा परिवार में शोक, परिवार में शोक संवाद मिल सकता है। नवम भाव में राहु स्थित है, राहु की दशा चल रही है, तो जातक को माता पिता का वियोग, विदेश यात्रा, बुजुर्गों व बंधुओं को हानि, गुरुजी जी ये नवम भाव का बता रहे हो क्या? जी प्रभु जी। नवम भाव में स्थित राहु की दशा में माता पिता का वियोग, विदेश यात्रा, बुजुर्गों व बंधुओं की हानि, समुद्री क्षेत्रों की यात्रा तथा परिवार में शोक संवाद मिल सकता है। क्लियर है? नहीं, परिवार में सुख संवाद है या शोक संवाद बताया भगवान? थोड़ा सा शोक, शोक भगवान, सुख। हाँ, सुख नहीं, सुख नहीं, शोक। शोक। हाँ, शोक, शोक, शोक संवाद, शोक संवाद, यानी कि किसी को कष्ट हो सकता है या किसी की मृत्यु आपको असमय जो है सो सुनाई दे, वही शोक, किसी प्रकार का शोक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मृत्यु से संबंधित ही हो। दसम भाव, नवम भाव गुरुजी क्लियर है? एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे गुरुजी? नवम भाव में स्थित राहु की दशा में माता पिता का वियोग, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, माता पिता का वियोग, विदेश यात्रा, बंधुओं को हानि, समुद्री क्षेत्रों की यात्रा, समुद्री क्षेत्रों की यात्रा तथा परिवार में शोक संवाद संभव है, परिवार में शोक संवाद संभव है। ठीक है? जी गुरुजी धन्यवाद। दसम भाव का लिखिए, दसम भाव, दसम भाव में स्थित राहु की दशा में, दसम भाव में स्थित राहु की दशा में गंगादि पवित्र नदियों का स्नान, गंगादि पवित्र नदियों का स्नान, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, पुराण कथा श्रवण, पुराण कथा श्रवण, इन सब की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ठीक ना? पुराण कथा एकाएक श्रवण कर सकते हैं, या आपको अचानक जो है सो मन किया कि हम भागवत महापुराण कराएं, ठीक है, राम कथा का जो है सो आयोजन करें, तो ये सब में आपकी दृढ़ता बढ़ जाती है। अब ये स्थिति कब होगी? जब शुभ राशि में स्थित है तब। पाप राशि में बढ़ जाए, शुभ राशि में स्थित है तो। अब पाप राशिगत हो जाए तो क्या होगा? पारिवारिक पीड़ा आपको मिलेगी, परिवार में विशेष पीड़ा हो सकता है, कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक ना?
अगर शुभ भाव में स्थित है तो आपको गंगादि स्नान, तीर्थ यात्रा, पुराण कथा श्रवण, इन सब की प्रवृत्ति हो सकती है। अगर अशुभ राशि में स्थित हो जाए तो राहु की दशा में परिवार में विशेष किसी न किसी रूप में पीड़ा होगी। ठीक है। एकादश भाव, एकादश भाव, एकादश भाव में स्थित राहु की दशा में, यानी कि एकादश भाव में राहु स्थित हो आपकी जन्म पत्रिका में, राहु की दशा जब चल रही है तो राज सम्मान, राज सम्मान, स्त्री सुख, स्त्री सुख, जायदाद की वृद्धि, यानी कि प्रॉपर्टीज की वृद्धि होगी, प्रोग्रेस होगा, जायदाद वृद्धि मतलब सुख की प्राप्ति होगी। ठीक ना। एकादश भाव में स्थित राहु की दशा में जातक को राज सम्मान, स्त्री सुख, जायदाद वृद्धि, ये सारे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर अशुभ अशुभ भाव में हो तो, अशुभ स्थिति में हो, अशुभ भाव में है तो इनमें जो है न्यूनता ले आएगा। राजकीय सम्मान की जगह राजकीय प्रकोप आपको होगा, स्त्री सुख के जगह पे स्त्री से कष्ट होगा, प्रॉपर्टीज में जो वृद्धि की चीजें हैं वो आपको राहु जो है विवाद ले आ सकता है प्रॉपर्टी से। द्वादश भाव, द्वादश भाव, द्वादश भाव में स्थित राहु की दशा में, द्वादश भाव में स्थित राहु की दशा में स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, मनोविकार, मनोविकार, स्त्री पुत्र, स्त्री पुत्र, धन धान्य संपत्ति की हानि, स्त्री पुत्र, धन धान्य संपत्ति की हानि होगी। द्वादश भाव में स्थित हो जाए तो, द्वादश भाव में अगर राहु स्थित हो जाए तो स्थान का परिवर्तन, यानी कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, मन में विकार उत्पन्न होंगे, स्त्री पुत्र धन धान्य इन सभी चीजों की संपत्ति की हानि होगी। एक चीज और है, द्वादश भाव में राहु स्थित है तो आप ज्यादातर जो खर्च करेंगे ना, क्योंकि द्वादश भाव में हम व्यय का भी निर्णय करते हैं। ठीक है, तो आप अधिकतर जो खर्च करेंगे न्यायालय में, रोग में, अपने सुख साधन जुटाने में, ठीक ना, इनमें अधिक खर्च करेंगे। राहु की दशा यदि मतलब स्टार्ट हो जाए तो इनमें विशेष रूप से हो सकता है कि आपके ऊपर केस हो जाए, न्यायालय का चक्कर इत्यादि आप लगाते रहें तो केस में आप धन को खर्च करेंगे केस जीतने के लिए। ठीक है, या किसी प्रकार से केस आपके ऊपर चल रहा है तो कई केस जो है सो आपके ऊपर लादे जा सकते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार से आपका खर्च होगा। अपने रोग के पीछे खर्च करेंगे आप, कोई ऐसा रोग हो सकता है जिसमें आप खर्च कर सकते हैं, कैंसर इत्यादि जो भी हैं हमारे, जिन जिन रोगों का कारक राहु को प्राप्त है उन रोगों में आप खर्च करेंगे। इसके साथ ही शत्रु को मतलब शत्रु पे अपना प्रभाव बनाने के लिए, ठीक ना, शत्रु पे अपना प्रभाव बनाने के लिए या शत्रु को जीतने के लिए या शत्रु को पराजित करने के लिए आप जो है ज्यादा धन करेंगे, साम दाम दंड भेद इसी प्रकार में खर्च करेंगे ही करेंगे। क्लियर है। जी गुरु जी। चलिए, ये द्वादश भाव की स्थिति हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ और चीजें जो है नोट कर लें आप। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, राहु अगर शुभ स्थिति में है उच्च में छोड़ के, ठीक ना, मैंने पहले भी बताया है
राहु अगर शुभ राशि में स्थित होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर राहु जो है भाव को तो पीड़ित करेगा, लेकिन चीजों की वृद्धि करता है, प्रोग्रेस आपके लिए लेके आता है, ठीक ना। अगर शुभ राशि में राहु स्थित हो जाए, ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि उस भाव के लिए फल तो वह न्यून करेगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पर राहु आपके लिए वहां पर पॉजिटिव भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है, तो अपनी भ्रामक स्थिति तो वहां पर ले आएगा, उस भाव के लिए ले आएगा, उस भाव से संबंधित जो चीजें हैं उनमें ले आएगा, लेकिन आपके लिए जो है सो मतलब ऑन एन एवरेज बोलते हैं पूरा दशा प्रकरण के अंतर्गत में, वह जो है आपके लिए समय ठीक ठाक रहेगा, एवरेज रहेगा, मतलब ना बहुत ज्यादा वृद्धि का ना बहुत ज्यादा, ये ऑन एवरेज रहेगा, ठीक है, अगर शुभ राशि में स्थित होता है तब। पाप युक्त राशियों में हो जाए, ठीक है, पाप युक्त राशि में हो जाए तो इतना जान लीजिए कि राहु भी पापक ग्रह है, और पाप ग्रहों की पापक राशियों में है, इतना जान लीजिए कि राहु जो है हमेशा अशुभ फल देगा, नेगेटिव फल देंगे आपको राहु, ठीक है। जी भगवान। चलिए, अब जिन जिन चीजों को हमने बताया आपको, जैसे शुभ भाव में स्थित हो जाए, शुभ राशि में स्थित हो जाए, तो सब प्रकार से जातक के लिए मतलब कल्याण होगा, ठीक है, जब भी राहु की दशा चलेगी सब प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव फल ये सब ले आएगा, ठीक है, कल्याण होगा, धर्म की वृद्धि होगी, यात्रा भी करेंगे तो तीर्थ आदि यात्राएं करेंगे। अगर वही पापक ग्रहों या पाप भाव में बैठ जाए या पाप राशि में हो जाए तो ये चीजें आपके लिए ठीक ऑपोजिट सिद्ध होंगी, ठीक है, फिर जो है सो आपको सर्प भय, विष भय इत्यादि ये सारी चीजें जो है बनी रहेंगी, शारीरिक पीड़ा होगा, राजकीय विभागों से पीड़ा होगी, न्यायालय आदि का चक्कर आपको लगाना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपके लिए कुल मिला के शुभ नहीं है, ठीक है। राहु के लिए, हाँ, राहु के लिए 1 2 3 4 6 8 9 12, 1 2 3 4 यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन, ये राशियां सामान्यतः शुभ हैं, ठीक है, ये जो है राशियां सामान्यतः शुभ हैं। अन्य जितनी भी राशियां यानी कि 5 7 10 ये राशियां अशुभ है, 5 7 10 ये जो है अशुभ है। कुंभ जो है वह मध्यम, सिंह, तुला और मकर ये जो है अशुभ है, ठीक है, और कुंभ जो है मध्यम। चलिए, एक चीज और है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग नोट में, नवमेष और राहु का योग हो, नवमेष और राहु का योग हो यानी कि भाग्येश और राहु का योग हो जाए तो जातक को राहु की दशा प्राप्त हो रही है, नवमेष और राहु का युति हो जाए, नवमेष और राहु की युति हो जाए और राहु की दशा प्राप्त हो रही है तो शत्रु का नाश होगा, ठीक है, शत्रु का नाश होगा, विजय की सफलता, विजय की सफलता, विजय की सफलता। अब ये स्थिति क्यों होगा, कोई बता सकते हैं? मान के चलिए कि 9वें भाव में जो भाग्येश है वो और साथ ही साथ में राहु दोनों की युति हो जाए, ठीक है, तो शत्रु का नाश होगा। क्यों होगा? 9वें भाव से राहु की 9वीं दृष्टि किस पर पड़ेगी?
बताइए प्रभु जी। पंचम भाव में गुरुजी, छठे पर है। छठे भाव में ना प्रभु जी। छठे में पड़ेगी गुरुजी। दृष्टि देखिए, नौवीं दृष्टि कहाँ आएगी? छठे भाव पे आएगी ना। पंचम तो भाव पे गुरुजी। गुरुजी पंचम में होगी गुरुजी। नवा भाव से नौवीं जो है सो देखिए कहाँ पर आ रही है। पंचम छठे में आता गुरु। गुरुजी पंचम में आएगी, पंचम में ही। मैं हटा कपड़े। छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवीं दृष्टि कहाँ पर आ रही है? 6 7 8 9। हाँ वैसे कैसे क्या है गुरुजी पंचम का? आगे गुरु जी। पंचम में है गुरुजी ये गिनने पे गुरुजी। पंचम ही आ रहा है गुरुजी, पंचम भाव में आ रहा है। नवम दशम एकादश द्वादश प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम। जी गुरुजी, नौ तो पंचम में आ रहा है। पंचम भाव पे तो वहां पर भी स्थिति जो है सो बनती है विजय की सफलता, पुत्र का सुख प्राप्त होगा। ठीक है, पुत्र सुख प्राप्त होगा, सज्जनों के द्वारा मान्यता मिलेगी, दान होम आदि का पुण्य प्राप्त होगा, दान होम आदि का पुण्य प्राप्त होगा, और भाग्य आपका वृद्धि होगा। तो कहीं ना कहीं पर शत्रु जो है सो प्रभावहीन हो जाएंगे। भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सो शत्रु प्रभावहीन हो जाए। महाराणा प्रताप की कुंडली भगवान शत्रु पे हमेशा प्रभावित है, अकबर है ना। जी गुरुजी। उनकी युति यही थी। केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र या त्रिकोण में स्थित राहु की दशा में पुत्र व धन धान्य का सुख होता है। नॉर्मल मतलब ये चीज है। केंद्र और त्रिकोण में राहु स्थित है और राहु की दशा चल रही है, तो ये आपको पुत्र व धन का सुख प्राप्त कराएगा। लघु पराशरी नामक ग्रंथ है। लघु पराशरी में कहा गया है कि राहु या केतु जिस भावेश के साथ हैं उसी ग्रह का फल विशेष रूप से देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। राहु और केतु जिस भावेश के साथ स्थित होते हैं उस ग्रह का विशेष फल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको बता दिया गया। अच्छा, मारक की स्थिति भी एक नोट कर लीजिए आप लोग, मारक की स्थिति, क्योंकि यह भी जरूरी है। मकर व वृश्चिक लग्न वाले जितने भी लोग हैं, मकर और वृश्चिक लग्न, लग्न की बात हो रही है, राशि की नहीं। मकर और वृश्चिक लग्न वाले, इन लोगों के लिए राहु जो है मारक भी हो जाते हैं। मकर और वृश्चिक लग्न वाले के लिए राहु जो है मारक हो जाते हैं। ठीक है, और यदि मारक की दशा यानी कि राहु की दशा आरंभ हो जाती है, ठीक है, तो ये उसके लिए उस स्थिति में शुभ फल प्रदान करते हैं। ठीक है, मकर और वृश्चिक लग्न वालों के लिए राहु जो है मारक भी हो जाते हैं। ठीक है, और मारक होने पे राहु जो है वहां पर जब उनकी दशा चलती है उस परिस्थिति में शुभ हो जाता है राहु। ठीक है, अगर अब तीसरा कंडीशन है, अगर राहु शुभ युक्त या दृष्ट हो, यानी कि शुभग्रह के साथ हो जाए और दृष्टि भी शुभग्रह की हो जाती है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में जातक का यश फैलेगा, कीर्ति भी होगी, विद्या व धन भी देगा। ठीक है, विद्या और धन भी देगा, लेकिन मतलब
समय आने पर यह जो है मतलब दशा के प्रकरण में, दशा समाप्त हो या दशा के ही अंतर में मृत्यु तुल्य फल भी देगा, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी जातक को संभव। तीन कंडीशन यहाँ पर बनी। मकर और वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु जो है मारक हो जाता है, ठीक है। मारक होने पर अगर राहु की दशा चल रही है तो जातक का मतलब इसके लिए यह शुभ हो जाता है। शुभ किस लिए होगा? क्योंकि राहु जो है शुभ युक्त हो जाए, शुभ दृष्ट हो जाए, राहु की दशा चल रही है तो जातक को कीर्ति, विद्या व धन यह सभी चीजें प्रदान करेगा, ठीक है। और समय आने पर मृत्यु तुल्य कष्ट भी जातक को संभव, ठीक। यह अपने दशा के अंतर्गत ही दशा के अंत में विशेष रूप से जो है कष्ट होता है, ठीक है। गुरुदेव, जी प्रभु जी। कक्षा का समय हो गया है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। चलिए, तो आज ये राहु का प्रकरण हम लोग के तरफ से समाप्त हो गया, ठीक है। अब कल जो है हम लोग गुरु पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज उससे संबंधित आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो बताइए। हैंड रेस करिए प्रभु जी, जिन लोगों का प्रश्न है आज की कक्षा। सबसे पहले गौरी दत्त जी, जी प्रश्न करें प्रभु जी। गुरुदेव थोड़ा ये हम सप्तम नहीं ये षष्टम भाव में थोड़ा अशुभ ग्रह, अशुभ उसमें ज्यादा परेशानी देते हैं, ऐसा सुना था मैंने। तभी मुझे कुछ शंका हुई कि अशुभ ग्रह अशुभ षष्टम भाव में, और भाव भी तो अशुभ ही है, ग्रह भी अशुभ है। ये सही सुना कि गलत सुना मालूम नहीं, बिल्कुल स्पष्ट करना हमने चाहता हूँ। गुरुदेव, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है गुरुदेव, नेटवर्क आपके नहीं है। आवाज नहीं मिला। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है भगवान। आवाज गुरुदेव नहीं आ रही है स्पष्ट। गुरुदेव का नेटवर्क नहीं है, शायद चला गया। जी जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही गुरुदेव की। प्रभु जी, आप लोग लेफ्ट मत हुई, कक्षा में बने रहिए प्रभु जी। गुरुदेव अभी आएंगे, नेटवर्क जिससे उनका ठीक होगा।
आनंद जी, आवाज आ रही है हमारी आपको? आनंद भट्ट जी, जी प्रभु। आज का अटेंडेंस तैयार करना है प्रभु जी। टोटल जितने लोग आज जुड़े हुए हैं उनको तैयार करना है, और राहुल गुरुदेव का फोन आया था, उनको भेजना है। ठीक है हमको आप तैयार कर। ठीक है गुरुदेव प्रभु। गए क्या प्रभु जी? मैं अभी बात करता हूँ गुरुदेव से। जी जी। अभी इसमें से कोई लैपटॉप तो नहीं हुए है ना अभी? सारे है ना कक्षा में? कुछ लोग चले गए हैं शायद। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु जी। चलिए गौरी दत्त जी, एक बार पुनः आप जो अपना प्रश्न रिपीट करिए। गौरी दत्त गुरुदेव जी। हाँ, षष्ठम भाव में राहु का फल बता रहे थे, उसमें तो ये अशुभ भाव है, और अशुभ भाव में अशुभ ग्रह ये राहु को ज्यादा कष्टकर होगा ऐसा सुना मैंने। जी तभी मुझे थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि कभी तो बोलते हैं कि अशुभ भाव में अशुभ ग्रह फलदायी होता है, तभी थोड़ा कंफ्यूज हुआ। यही स्पष्ट करना चाहता हूँ। मतलब हाँ आपने अशुभ भाव में अशुभ ग्रह वहां जहाँ पे योग कारक हो जाता है, कहने का तात्पर्य है ना? हाँ, हो जाता है, वह जो है हाँ सो जी। शुभ, वहाँ पे शुभता ले आएगा ये। जी नहीं नहीं गुरुदेव, जी गुरुदेव, गुरु आवाज की आवाज नहीं आ रही आपकी। गौरी जी बोल रहे हैं अभी कि आवाज। छठे भाव में अगर राहु केतु है तो वो गलत फल देता है, अशुभ फल देता है बोल के सुना है गौरी जी ने। तो कल गुरु जी ने बताया था कि इस घर में अगर राहु केतु है तो वो शुभ फल देंगे, ऐसा बताया था। वो पूछ रहे हैं इसके बारे में वो। जी जी। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुरुजी आज आवाज नहीं आ रही है, कल इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। आज कक्षा को विराम दे देते हैं, आपका नेटवर्क जो है काम नहीं कर रहा। ठीक है, सभी हाँ लोग ठीक को है, ये ठीक है है, ये कि सही। इन लोग का कल आज का प्रश्न है प्रभु जी, वो अपना आप लोग प्रश्न नोट कर लें, क्योंकि गुरुदेव के यहाँ नेटवर्क नहीं है। और आज का प्रश्न कक्षा की शुरुआत में कल ले लिया जाएगा। ठीक है प्रभु जी? जी प्रणाम गुरुजी, सभी को प्रणाम। जी, ठीक है गुरु जी। शांति मंत्र का ठीक है पाठ जी, करें जी। नमो नमः गुरु जी। सभी को नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सभी को नमो नमः। शुभ रात्रि।
नमो नमः भगवान साहब। सभी लोग कक्षा छोड़े भगवान। जी भगवान, कक्षा खत्म हो गई है, सभी लोग लेफ्ट ले। कुंदन जी, अमन जी, रामगोपाल जी। अरुण जी बंद कर दीजिए आप ये उसको। अगर चर्चा करनी है सभी लोग लेफ्ट हो जाइए, मैं दोबारा चालू कर देता हूँ। और जुड़ जाइए आप लोग है, अगर चर्चा करनी है तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं कुछ काम है तो बताइए, नहीं तो कोई नहीं, फिर आपका वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, अटेंडेंस बनाता हूँ फिर मैं। ना वो अटेंडेंस आप बताइए, बाकी सभी लोग कक्षा छोड़े। कॉपी कॉपी में लिख कर दूं कि जी इसी में आपका लाइन बाय उसमें लिखूं? आपको जैसे सटेबल समझ में आए, कौन कौन लोग आए थे उनका, और कल से भी लोग समय से पहले लोग जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं लेकिन 7-15 की बाद किसी को लेना ही नहीं है, चाहे जुड़िए कोई आए भी तो लेना ही नहीं है। क्या किया अपने जाए। आप ठीक है अपने गुरु आप जी, सुधर नमो जाए। नमः। जी अवधेश जी नमो नमो नमः। जी। जी आप लोग लेफ्ट हुई है, मैं दोबारा लिंक खोलता हूँ।